गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग। गुप्त वंश ने लगभग 275 से 250 ईस्वी तक शासन किया। इस वंश की स्थापना 275 ईस्वी में महाराज श्री गुप्त द्वारा की गई थी, किंतु गुप्त वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक चंद्रगुप्त प्रथम था, जिसने 319 से 335 तक शासन किया। इसने अपनी महत्ता सूचित करने के लिए अपने पूर्वजों के विपरीत महाधिराज की उपाधि धारण की। गुप्त संवत का प्रवर्तक चंद्रगुप्त प्रथम था। इसकी आरंभिक तिथि 319 ईस्वी है। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुक्त होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त के शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है। इस स्तंभ पर समुद्रगुप्त के संधि विग्राहिक हरिसेन ने संस्कृत भाषा में प्रश्नात्मक वर्णन प्रस्तुत किया है, जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहा गया है। इससे समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख मिलता है। इस प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के कुछ प्रशासनिक पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं। ये हैं संधि विग्रह, खद्य टपाकिक, कुमारामात्य तथा महादंडनायक। अशोक निर्मित ये स्थूल स्तंभ मूलतः कौशाम्बी में स्थित था, जिसे अकबर ने इलाहाबाद में स्थापित करवाया था। इस स्तंभ पर जहांगीर के आदेश हैं तथा बीरबल का भी उल्लेख है। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य 375 से 415 का एक अन्य नाम देवगुप्त मिलता है। इसका प्रमाण सांची एवं वाकाटक अभिलेखों से मिलता है। उसके अन्य नाम देवराज तथा देवर्षि भी मिलते हैं। मेहरौली लेख के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय ने विष्णुपद पर्वत पर विष्णुध्वज की स्थापना कराई। दिल्ली में मेहरौली नामक स्थान से मेहरौली लौह स्तंभ लेख प्राप्त हुआ, जो वर्तमान में कुतुब मीनार के समीप है। इसमें चंद्र नामक किसी राजा की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है, जिसका समीकरण गुप्त वंशीय शासक चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को शक विजेता कहा जाता है, परंतु पश्चिम भारत के अंतिम शक राजा रुद्र सिंह तृतीय को चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने यानी कि 5वीं सदी के प्रथम दशक में परास्त कर पश्चिमी भारत में शक सत्ता का उन्मूलन किया था। शकों को हराने के कारण चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की एक अन्य उपाधि सकारी थी। उसने इस उपाधि में चांदी के सिक्के भी चलाए थे। उसने इस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के भी चलाए थे। चांदी के सिक्कों को गुप्त काल में रूप्यक या फिर रूपक कहा जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के कुशल शासन की प्रशंसा चीनी यात्री फयान ने भी की थी। इनके नवरत्न की प्रसिद्ध सर्वकालिक रही है। नवरत्नों में सर्वोत्कृष्ट महाकवि कालिदास थे। अगले क्रम पर महान चिकित्सक धन्वंतरी थे। तीसरे खगोल वैज्ञानिक वारामिहिर। चौथे कोशकार डिक्शनरी यानी कि डिक्शनरी निर्माता अमर सिंह। पांचवें वस्तुकार शंकु तथा छठे रत्न फलित ज्योतिष छपड़क थे। इसी प्रकार सातवें विद्वान वैकरणज्ञ वररुचित, आठवें जादूगर वेताल भट्ट तथा नौवें रत्न घटकरपर महान कूटनीतिज्ञ थे। कुमारगुप्त प्रथम महेंद्रदित्य
लगभग 415 से 455 ईस्वी चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी ध्रुदेवी से उत्पन्न बड़ा पुत्र था। इसके समय में गुप्तकालीन सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त हुए थे, जिसकी संख्या 18 थी। बिलसाट अभिलेख में कुमार गुप्त प्रथम तथा गुप्तों की वंशावली प्राप्त होती है। बंगाल के 3 स्थानों से कुमार गुप्तकालीन ताम्रपत्र प्राप्त होते हैं। ये हैं धैनदेह ताम्रपत्र, दामोदरपुर ताम्रपत्र और बैग्राम ताम्रपत्र। कुमार गुप्त की स्वर्ण, रजत तथा ताम्र मुद्राएं प्राप्त होती हैं। मुद्राओं पर उनकी उपाधियां महेंद्रदित्य, सी महेंद्र, महेंद्र सिंह, अश्वमेघ महेंद्र आदि उत्कीर्ण मिलती हैं। स्कंदगुप्त विक्रमादित्य लगभग 455 से 467 के स्वर्ण सिक्के के मुख पर धनुष बाण लिए हुए राजा की आकृति तथा पृष्ठभाग पर पद्मासन में विराजमान लक्ष्मी के साथ साथ श्री स्कंदगुप्त उत्कीर्ण हैं। कुछ सिक्कों के ऊपर गरुड़ ध्वज तथा उसकी उपाधि क्रमादित्य अंकित है। भीतरी स्तंभ लेख में पुष्यमित्र और हूणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन मिलता है। हूणों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासन काल में हुआ था। स्कंदगुप्त के हाथों वे बुरी तरह परास्त हुए थे। ईसा की 3री शताब्दी में हूण आक्रमण से रोमन साम्राज्य का पतन हो गया तो भारतीय दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर अधिक निर्भर हो गए। तोरमाड़ भारत पर दूसरे हूण आक्रमण का नेता था। मध्य भारत के एरण नामक स्थान से 12 प्रतिमा पर खुदा हुआ उसका लेख मिला, जिससे पता चलता है कि धन्य विष्णु उसके शासनकाल के प्रथम वर्ष में उसका सामंत था। मिहिर कुल हूण शासक तोमर माड़ का पुत्र तथा उत्तराधिकारी था। मिहिर कुल अत्यंत क्रूर एवं अत्याचारी शासक था। चीनी यात्री हेनसांग तथा मंदसौर लेख के साथ से ज्ञात होता है कि सर्वप्रथम गुप्त नरेश नरसिंह गुप्त बाल्यादित्य ने लगभग 528 ईसा पूर्व या कुछ स्रोतों के अनुसार 495 ईस्वी में तत्पश्चात मालव नरेश यशोवर्मन द्वारा मिहिर कुल को पूरी तरह से पराजित किया था। गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिप्ति का एक प्रमुख बंदरगाह था, जहां से उत्तर भारतीय व्यापार तथा दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों से व्यापार होता था। पश्चिम भारत का प्रमुख बंदरगाह भृगुकच्छ यानी भड़ौच था, जहां से पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था। प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था में श्रेणियों का विशेष महत्व था। ये संगठन व्यापारियों के द्वारा उनके व्यापार के समुचित संचालन के लिए स्थापित किए जाते थे। श्रेणियों का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था तथा श्रेणियों के द्वारा ही सदस्यों के वेतन, काम करने के नियमों, मानकों एवं कीमतों का निर्धारण किया जाता था। प्रत्येक श्रेणी का अपना एक प्रमुख होता था। राजा का श्रेणियों के संचालन में कोई हस्तक्षेप नहीं होता था। श्रेणियां अपने नियम स्वयं बनाती थी। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन, तमिलनाडु वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध थे। वस्त्रोद्योग गुप्त काल का प्रमुख उद्योग था। गुप्त काल में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख केंद्र थे ताम्रलिप्ति, भृगुकच्छ, अरिकमेडु, कावेरीपत्तनम, मुजिरिस प्रतिष्ठान, सोपारा, बारबेरिकम। आयुर्वेद तथा चिकित्सा के प्राचीन भारत में चरम परिणति चरक एवं सुश्रुत से मिलती है। धन्वंतरी चंद्रगुप्त II विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। ये आयुर्वेद शास्त्र के प्रकांड पंडित थे। भास्कराचार्य प्रख्यात खगोलज्ञ एवं गणितज्ञ थे। उन्होंने सिद्धांत शिरोमणि तथा लीलावती नामक ग्रंथों की रचना की थी। इन ग्रंथों में गणित तथा खगोल विज्ञान संबंधी विषयों पर प्रकाश डाला था। 5वीं सदी ईस्वी तक भारत में त्रिकोणमिति में ज्या यानी साइन, कोज्या यानी कोसाइन और उत्क्रम ज्या यानी इनवर्स साइन के सिद्धांत ज्ञात हो चुके थे। सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टीय में इनका उल्लेख मिलता है। 7वीं सदी में ब्रह्मगुप्त द्वारा चक्रीय चतुर्भुज के सिद्धांत का वर्णन मिलता है।
समुद्रगुप्त की कुल 8 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं हमें प्राप्त हुई हैं। ये हैं गरुण, धनुर्धारी, चंद्रगुप्त फर्स्ट प्रकार, चक्र प्रकार, परशु, अश्वमेघ, व्याघ्रहनन तथा वीणावादन प्रकार। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दीनार कहा जाता था। चीनी यात्री फैयान के अनुसार लोग दैनिक क्रय विक्रय में कौड़ियों का प्रयोग करते थे। गुप्त शासकों के सिक्के उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा में पाए गए हैं। सिक्कों का सबसे प्रसिद्ध प्राप्ति स्थल राजस्थान का भरतपुर यानी बयाना है। इसके द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को रूपक कहा जाता था। गुप्त शासकों में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा सर्वप्रथम सिक्के जारी किए गए। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य एरण से प्राप्त होता है। ये अभिलेख 510 का है, जिसमें गोपराज नामक सेनापति स्त्री के सती होने का उल्लेख करता है। गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण हूण आक्रमण, प्रशासन का सामंती ढांचा आदि गुप्त काल में नगर क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हुए। संपूर्ण गंगा घाटी में जो शहर पहले अत्यंत समृद्ध अवस्था में थे, उनमें से अधिकांश को गुप्त में या तो त्याग दिया गया या वहां के आवासन में पर्याप्त विघटन हुआ। पाटलिपुत्र जैसा प्रमुख नगर हेनसांग के आगमन का गांव बन गया था। मथुरा जैसा प्रमुख नगर कुम्हार, सोनपुर, सोहगौरा और उत्तर प्रदेश में गंगा घाटी के अनेक महत्वपूर्ण केंद्र इस काल में ह्रास के प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। गुप्त काल में कला एवं साहित्य में प्रगति हुई आधार पर इस काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। अजंता की 3 गुफाएं 16वीं, 17वीं, 9वीं गुफा गुप्तकालीन मानी जाती है। इसमें 16वीं, 17वीं गुफा बिहार तथा 19वीं गुफा चैत्य है। गुप्त वंश के शासकों में मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिए गए। गुप्त काल में जो लोग राजकीय भूमि पर कृषि करते थे, उन्हें अपनी उपज का एक भाग राजा को कर रूप में देना पड़ता था। जो सामान्यतः षष्ठांश कहा जाता था। गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को उद्रंग तथा भाग कर कहा गया है। प्रायः सभी धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर 1/6 उपज का छठा भाग थी। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को विदक भागम या फिर उदक भाग कहा गया। हिरण्य मौर्य काल ने लिया जाने वाला नगद कर था। गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में रेशम के लिए कौशेय शब्द का प्रयोग होता है। 3वीं शताब्दी में वारंगल लोहे के यंत्रों उपकरणों हेतु प्रसिद्ध था। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र प्राकृतिक भाषा बोलते थे, जबकि उच्च वर्ण के लोग संस्कृत बोलते थे। शूद्रकृत मिच्छकटकम नामक रचना से गुप्तकालीन शासन व्यवस्था एवं नगर जीवन के विषय में रोचक जानकारी मिलती है। इस ग्रंथ में चारुदत्त नामक ब्राह्मण सार्थवाह, एक गणिका की पुत्री वसंत सेना की प्रेम गाथा के शब्दों का रूप दिया है। गुप्त साम्राज्य की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी। मौर्य शासकों के विपरीत गुप्त वंशी शासक अपनी दैवीय उत्पत्ति में विश्वास करते थे। गुप्त शासकों ने भूमदान और परंपरा को विस्तार किया था। गुप्त प्रशासन का स्वरूप केंद्रीकृत न होकर संघात्मक था। गुप्त राजा अनेक छोटे राजाओं का राज होता था। सामंत तथा प्रांतीय शासक अपने अपने क्षेत्रों में नितांत स्वतंत्रता का अनुभव करते थे। शतरंज का खेल भारत में गुप्त काल के दौरान उद्भूत हुआ था, जहां इसे चतुरंग के नाम से जाना जाता था। भारत से ये ईरान एवं तत्पश्चात यूरोप में पहुंचा। प्रवरसेन प्रथम 275 तथा 235 वाकाटक वंश का एकमात्र शासक था।
जिसे सम्राट की उपाधि धारण की थी। वाकाटक शासक प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया। इसके साथ ही उसने अनेक वैदिक यज्ञ भी किए। इसी वंश के शासक प्रवरसेन द्वितीय की रुचि साहित्य में थी। उसने सेतुबंध नामक ग्रंथ की रचना की। महर्षि कपिल ने सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया। सांख्य पुनर्जन्म तथा आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार करता है। सांख्य दर्शन में अज्ञानता को ही दुखों का कारण तथा विवेक ज्ञान को उनसे मुक्ति का एकमात्र उपाय बताया गया है। महर्षि पतंजलि को योग दर्शन का प्रतिष्ठापक आचार्य माना जाता है। सर्वप्रथम महर्षि पतंजलि ने ही सुबद्ध दार्शनिक सिद्धांत के रूप में योग का विवेचन किया, इसीलिए इसे पतंजलि दर्शन भी कहा जाता है। नव्य न्यायालय संप्रदाय का प्रवर्तन मिथिला के आचार्य गणेश उपाध्याय युग प्रवर्तक कृति तत्वचिंतामणि से हुआ एवं इसके संवर्धन के लिए बंगाल नवद्वीप के न्यायिक वासुदेव सार्वभौम दितिथितिकार रघुनाथ शिरोमणि तथा मथुरानाथ जगदीश एवं गदाधर भट्टाचार्य सुप्रसिद्ध हैं। भारतीय दर्शन में चर्वाक दर्शन जड़वादी एवं भौतिकवादी विचारधारा का पोषक है। इस दर्शन का आदर्श है यवज्जीवेतम सुखम जीवेतम ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। जब तक जीवित रहें सुख से जीवित रहें, उधार लेकर घी पिएं, क्योंकि देह के भस्म हो जाने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता। न्याय दर्शन का प्रवर्तन गौतम ने किया था, जिन्हें अक्षपाद भी कहा जाता है। न्याय का शाब्दिक अर्थ है तर्क या फिर निर्णय। न्याय दर्शन में 16 पदार्थ या तत्वों का अस्तित्व स्वीकारा गया है। न्याय दर्शन का मूल ग्रंथ गौतम कृत न्याय सूत्र है। कर्म का सिद्धांत मीमांसा सिद्धांत से संबंधित है। इससे पूर्व मीमांसा कर्म मीमांसा या धर्म मीमांसा भी कहा जाता है। जैमिनी ने पूर्व मीमांसा का प्रतिपादन किया था। मीमांसा के प्रखर एवं उद्भट आचार्य कुमारिल भट्ट को, जिसकी गणना भारतीय दर्शन के मूर्धन्य आचार्यों से की जाती है और जिन्होंने अपने प्रमुख तर्कों से बौद्ध धर्म तथा दर्शन का खंडन करके वैदिक धर्म तथा दर्शन की पुनः प्रतिष्ठा और पूर्व मीमांसा और वेदांत के बीच की श्रृंखला माना जा सकता है। मीमांसा दर्शन वेद को शाश्वत सत्य मानता है। पूर्व मीमांसा दर्शन में वेद के कर्मकांड भाग का विचार किया गया है। उत्तर मीमांसा में वेद के ज्ञानकांड का भाग पर विचार किया गया। मीमांसा और वेदांत न्याय और वैशेषिक तथा सांख्य और योग भारतीय खट दर्शन के भाग हैं। वेदों को मान्यता देने के कारण सांख्य योग न्याय वैशेषिक पूर्व मीमांसा और वेदांत खट दर्शन आस्तिक दर्शन कहे जाते हैं। इनके प्रणेता क्रमशः कपिल, पतंजलि, गौतम, कणाद, जैमिनी तथा बद्रायण थे। वेदांत दर्शन को भारतीय विचारधारा की पराकाष्ठा माना जाता है। वेदांत का शाब्दिक अर्थ है वेद का अंत या वैदिक विचारधारा की पराकाष्ठा। वेदांत दर्शन के 3 आधार हैं: उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, भगवद गीता। इन्हें वेदांत दर्शन की प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। कई सूक्ष्म वेदों के आधार पर इनके कई उप संप्रदाय एवं इनके प्रवर्तक हैं, जैसे शंकराचार्य का अद्वैतवाद, रामानुज का विशिष्टाद्वैत और मध्वाचार्य का द्वैतवाद। पुराणों के अनुसार चंद्रवंश यानी सोमवंश क्षत्रिय वर्ण के 3 मूल वंश, अन्य 2 सूर्यवंश एवं अग्निवंश में से एक था। चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान त्रेता युग प्रयाग था, परंतु प्रलय के पश्चात द्वापर में चंद्रवंशी सनवारन के प्रतिष्ठानपुरम यानी वर्तमान झूसी इलाहाबाद में राजधानी की स्थापना की गई थी। अग्निकुल के राजपूतों का सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रतिहार वंश था।
गुर्जरों की शाखा से संबंधित होने के कारण इतिहास में इसे गुर्जर प्रतिहार वंश के नाम से जाना जाता है। गुर्जर प्रतिहार का प्रथम उल्लेख पुलकेशिन द्वितीय के एहलोल लेख में हुआ था। बाणभट्ट के हर्षचरित में गुर्जरों का उल्लेख मिलता है। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। ग्वालियर अभिलेख से पता चलता है कि उसने म्लेच्छ शासक की विशाल सेना को नष्ट किया था, जो संभवतः सिंध का अरब शासक था। इस प्रकार नागभट्ट ने आर्यों के आक्रमण से पश्चिम भारत की रक्षा की थी। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना 736 में दंती दुर्ग ने की थी। उसने मानेकखेट को अपनी राजधानी बनाया था। दंती दुर्ग के संबंध में कहा जाता है कि उज्जैनी में उसे हिरण्यगर्भ यानी महादान यज्ञ करवाया था। राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष वन का जन्म 800 ईस्वी में नर्मदा नदी के किनारे श्री भवन नामक स्थान पर छावनी में हुआ था। इस समय इसके पिता राष्ट्रकूट राजा गोविंद III उत्तर भारत के सफल अभियानों के बाद वापस लौटे थे। मौखरी गुप्तों के सामंत थे, जो मूलतः गया के निवासी थे। मौखरी वंश के शासकों ने अपनी राजधानी कन्नौज बनाई थी। इस वंश के प्रमुख शासक हरिवर्मा, आदित्य वर्मा, ईशान वर्मा, सर्ववर्मा एवं गृहवर्मा थे। हर्ष के समय की विस्तृत सूचना इसके दरबारी कवि बाणभट्ट की कृति हर्षचरित से प्राप्त होती है। इससे जुड़ी कुछ सूचनाएं कल्हण कृति राजतरंगिणी में मिलती है। चीनी स्रोतों से पता चलता है कि हर्ष एवं राजश्री दोनों साथ कन्नौज के राज सिंहासन में बैठे थे। हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर और कन्नौज स्थानांतरित की थी, ताकि वो राजश्री को प्रशासनिक कार्यों में पूरी सहायता प्रदान करे। अन्य धर्मों से महायान की उत्कृष्टता सिद्ध करने के लिए हर्ष ने कन्नौज में विभिन्न धर्मों एवं संप्रदायों के आचार्यों की एक विशाल सभा बुलवाई थी। चीनी साक्ष्यों के अनुसार इस सभा में 20 देशों के राजा अपने देशों के प्रसिद्ध ब्राह्मणों, श्रमणों, सैनिकों, राजपुरुषों आदि के साथ उपस्थित हुए थे। इस सभा की अध्यक्षता हेनसांग ने की थी। साथ ही हर्ष के समय प्रति 5वें वर्ष प्रयाग के संगम क्षेत्र में एक समारोह का आयोजन किया जाता, जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। हेनसांग स्वयं छठे समारोह में उपस्थित था। इसमें 18 देशों के राजा सम्मिलित थे। हर्ष के विजयों के फलस्वरूप उसके राज की पश्चिमी सीमा नर्मदा नदी तक पहुंची थी। इधर पुलकेशिन II भी उत्तर की ओर राज्य का विस्तार करना चाहता था। ऐसी स्थिति में दोनों के बीच युद्ध अवश्य भावी हो गया। फलतः नर्मदा के तट पर दोनों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें पुलकेशिन II ने राजा को पराजित कर दिया। पुलकेशिन के एलोल प्रशस्ति एवं हेनसांग का विवरण इस युद्ध का साक्ष्य है। हर्षवर्धन के समय सर्वप्रमुख घटना चीनी यात्री हेनसांग ने भारत में आगमन किया था। उसने तांग शासकों की राजधानी चंगन यानी चीन से भारतवर्ष के लिए 629 में प्रस्थान किया था। अपनी भारत के ऊपर उसने एक ग्रंथ भी लिखा था, जिसे सीयूकी कहा जाता है। इसने भीनमाल की यात्रा की थी। इसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। हेनसांग के अनुसार सड़कों पर आवागमन पूर्णतः सुरक्षित नहीं था। अपराध अथवा निर्दोष सिद्ध करने के लिए अग्नि, जल, विष आदि द्रव्य दिव्य परीक्षाएं ली जाती थी। उसके अनुसार व्यापारिक मार्गों, घाटों, बिक्री की वस्तुओं आदि पर भी कर लगते थे, जिससे राज्य को धन प्राप्त होता था। हेनसांग चीन के तांग वंशी शासक ताई सुंग का समकालीन था तथा इसी के राज्य का नागरिक था। 637 में हेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय गया था। इस समय यहाँ के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। हेनसांग के अनुसार मथुरा उस समय सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था, जबकि वाराणसी रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। हेनसांग बताता है कि थानेश्वर की समृद्धि का प्रधान कारण वहां पर व्यापार ही था। बाण ने थानेश्वर नगरी को अतिथियों के लिए चिंतामणि भूमि, व्यापार के लिए लाल भूमि बताया है। हर्ष की मृत्यु के बाद कन्नौज विभिन्न शक्तियों के आकर्षण का केंद्र बन गया। इसे महोदया, महोदयाश्री आदि नामों से अभिव्यक्त किया गया। अतः इस पर अधिकार करने के लिए 8वीं सदी के 3 बड़ी शक्तियां पाल, गुर्जर प्रतिहार तथा राष्ट्रकूटों के प्रति बीच त्रिकोणीय संघर्ष प्रारंभ हो गया, जो 8वीं और 9वीं शताब्दी के उत्तर भारत के इतिहास का सर्वाधिक घटनाक्रम है। इस संघर्ष में अंततः प्रतिहारों को सफलता मिली। चीनी यात्री सिंह यानी कि 671 से 695 ईस्वी जब वो युवक
था, उसने 37 बौद्ध सहयोगियों के साथ बौद्ध धर्म के अवशेषों को देखने की इच्छा पश्चात विश्व का भ्रमण करने का निश्चय किया। वो दक्षिण के समुद्री मार्ग से होकर भारत आया और सुमात्रा होते हुए चीन वापस लौट गया। प्राचीन काल के चीनी लेखकों ने भारत का उल्लेख यिनतू तथा थुआनतू नाम से किया है। नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारी द्वारा 1193 में नष्ट किया गया। ये भारत में बौद्ध मत के पतन के लिए अंतिम प्रहार के रूप में देखा जा सकता है। विक्रमशिला के प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के पाल वंशी शासक धर्मपाल द्वारा कराई गई थी। शंकराचार्य को शंकर या श्री शंकराचार्य आदि नामों से भी जाना जाता है। 8वीं शताब्दी में इनका जन्म केरल के एक छोटे से गांव कलाड़ी में हुआ था। उनके दर्शन को अद्वैत वेदांत के नाम से जाना जाता है। शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ वर्तमान में हिंदू धर्म के पथ प्रदर्शक माने जाते हैं। इनका विवरण इस प्रकार से: श्रृंगेरी यानी कर्नाटक दक्षिण में, द्वारिका यानी गुजरात पश्चिम में, पुरी पूर्व में तथा ज्योतिर्मठ यानी जोशी मठ उत्तराखंड में। 4 धाम में बद्रीनाथ, द्वारिकापुरी, रामेश्वर आते हैं, जबकि छोटा 4 धाम में उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ तथा बद्रीनाथ आते हैं। गुप्त वंश की अवधि 319 से 50 ईस्वी। गुप्त वंश ने लगभग 275 से 550 ईस्वी तक शासन किया। इस वंश की स्थापना लगभग 275 ईस्वी में महाराज श्री गुप्त द्वारा की गई थी, किंतु गुप्त वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक चंद्रगुप्त प्रथम था, जिसने 319 से 335 ईस्वी तक शासन किया था। इसने अपनी महत्ता सूचित करने के लिए अपने पूर्वजों के विपरीत महाधिराज की उपाधि धारण की थी, अतः अभिष्ट ए सही है। निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेध का संपादन किया था? उत्तर होगा प्रवरसेन प्रथम। वाकाटक शासक प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था। इसके साथ ही उसने अनेक वैदिक यज्ञ भी कराए थे। इसी वंश के शासक प्रवरसेन द्वितीय की रुचि साहित्य में थी। उसने सेतुबंध नामक ग्रंथ की रचना की थी। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? उत्तर होगा समुद्रगुप्त को। इतिहास विंसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारत के नेपोलियन की संज्ञा दी थी। प्राचीन भारत में नेपोलियन किसे कहा जाता था? उत्तर होगा समुद्रगुप्त। निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? उत्तर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य का एक अन्य नाम देवगुप्त भी मिलता है। उसने अन्य नाम देवराज और देवर्षि भी मिलते हैं। उसके अन्य नाम देवराज और देवर्षि भी मिलते हैं। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी वो था समुद्रगुप्त। नालंदा एवं गया के ताम्रपत्रों के अनुसार समुद्रगुप्त वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। ज्ञातव्य है कि कुछ पुस्तकों में परम भागवत उपाधि धारण करने वाला पहला शासक चंद्रगुप्त द्वितीय बताया जाता है। लोक सेवा आयोग ने भी इस प्रश्न का उत्तर चंद्रगुप्त द्वितीय माना था, परंतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने इस प्रश्न का उत्तर समुद्रगुप्त माना है। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक समुद्रगुप्त। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्न में से किस एक से संबंधित है? C और D यानी कि अशोक और समुद्रगुप्त से। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त 335 से 375 ईस्वी के शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है। इस स्तंभ पर समुद्रगुप्त के संधि विग्रह हरिसेन ने संस्कृत भाषा में प्रशंसात्मक वर्णन प्रस्तुत किया है, जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है। इसमें समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख मिलता है। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासनकाल के बारे में सूचना प्रदान करता है? उत्तर होगा समुद्रगुप्त के। प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देता है? उत्तर होगा समुद्रगुप्त।
समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कोसल के शासक का क्या नाम था? उत्तर होगा महेंद्र। प्रयाग प्रशस्ति में 19वीं और 20वीं सदी में पंक्तियों में दक्षिणापथ के 12 राज्यों तथा उनके राजाओं के नाम मिलते हैं। प्रयाग प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि कोसल राजा महेंद्र था। दक्षिणापथ के राज्यों को चंद्रगुप्त ने पहले जीता, किंतु फिर ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति के तहत कृपा कर उन्हें स्वतंत्र कर दिया। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ का निर्माण निम्न में से किसका लेख मिलता है? उत्तर होगा जहांगीर। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के संदेह विग्रह सचिव हरिसेन ने की थी। कनिंघम के अनुसार ये लेख मूलतः कौशाम्बी में खुदवाया गया था। अकबर ने इसे कौशाम्बी में मंगाकर इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया था। इस पर जहांगीर एक लेख, रानी का अभिलेख एवं अशोक द्वारा कौशाम्बी के महामात्रों को संघ भेद रोकने के लिए निर्देश भी उत्कीर्ण करता है। पृथ्व्या प्रथम वीर की उपाधि समुद्रगुप्त की थी। इतिहासकार तेजराम शर्मा ने अपनी पुस्तक ए पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंपीरियल गुप्ताज में उल्लेख किया है कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया, जिसके बाद उसने पृथ्वी व्यामा प्रतिरथ की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ है एक व्यक्ति जिसका पृथ्वी पर कोई प्रतिद्वंदी ना हो, पृथ्वी का प्रथम वीर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में संशोधित उत्तर पत्रक में इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया। निम्नलिखित कथन को पढ़िए। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार का प्रसिद्ध कवि था। उसने देवी चंद्रगुप्तम महाकाव्य की रचना की। तीसरा, वो प्रयाग प्रशस्ति की का रचयिता था। तो उत्तर सिर्फ 1 और 3 सही होगा। 1 और 3 एक है, हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार का प्रसिद्ध कवि था। तीसरा, प्रयाग प्रशस्ति की रचना भी किया था। इलाहाबाद स्तंभ पर समुद्रगुप्त के संधि विग्रह एवं कवि हरिसेन ने संस्कृत भाषा में प्रशंसात्मक वर्णन प्रस्तुत किया है, जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है। इसमें समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख है। देवी चंद्रगुप्तम नाटक की रचना विशाख दत्त ने की थी। इससे गुप्तवंशी शासक रामगुप्त के विषय में सूचनाएं प्राप्त होती हैं। अतः स्पष्ट है कि कथन 1, 3 सही है, बाकी 2 गलत है। धनंजय, कुस्तलपुर, नीलराज, अवमुक्त, उग्रसेन, पलक्का, विष्णुगोपा, कांची। दिल्ली की कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? दिल्ली में मेहरौली नामक स्थान पर। उत्तर होगा चंद्र लिखा है उस पर। दिल्ली में मेहरौली नामक स्थान से मेहरौली स्तंभ लेख से प्राप्त हुआ है कि वर्तमान में कुतुब मीनार के समीप इसमें चंद्र नामक किसी राजा की उपलब्धियों का वर्णन किया गया, जिसका समीकरण गुप्तवंशी शासक चंद्रगुप्त द्वितीय से किया जाता है। एक मान्यता के अनुसार लगभग 410 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय मेहरौली लौह स्तंभ उदयगिरी पहाड़ियों के पास विष्णुगिरी में स्थित था। चंद्रगुप्त द्वितीय विष्णु का उपासक था। भगवान विष्णु के समान ही उसने इस लौह स्तंभ का निर्माण कराया था। इस स्तंभ के शीर्ष भाग पर भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ का चिन्ह अंकित था। कौन सा राजा हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? उत्तर होगा से गुप्त। हूणों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था तथा स्कंदगुप्त के हाथों वो बुरी तरह परास्त हुए थे। ये आक्रमण एक धावा मात्र रहा और देश के ऊपर कोई तात्कालिक प्रभाव नहीं पड़ा, किंतु परोक्ष रूप से इसने गुप्त साम्राज्य के पतन की गति को तेज कर दिया। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद 5वीं शताब्दी के अंत तक 6ठी शताब्दी ईस्वी के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम में कई क्षेत्रों पर हूणों का कब्जा कर लिया गया था। हूणों ने भारत पर आक्रमण किया था स्कंदगुप्त पीरियड में।
निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हूणों पर विजय प्राप्त की थी? उत्तर होगा स्कंदगुप्त। गुप्त शासक जिसने हूणों पर विजय प्राप्त की थी, स्कंदगुप्त। इसमें से किस गुप्त शासक ने हूणों को पराजित किया था? उत्तर होगा स्कंदगुप्त। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था? उत्तर होगा भीतरी स्तंभलेख। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में स्थित सैदपुर तहसील में भीतरी नामक स्थान से भीतरी स्तंभलेख मिलता है। इसमें पुष्यमित्रों और हूणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन मिलता है। उल्लेखनीय है कि हूणों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था, जिसमें वे स्कंदगुप्त से बुरी तरह पराजित हुए थे। गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे, जिनमें कौन सा कारण नहीं था? उत्तर होगा अरब आक्रमण। गुप्त साम्राज्य के पतन के प्रश्नगत कारणों में से अरबों का भारत पर आक्रमण इसके लिए उत्तरदायी नहीं था। भारत का अरब आक्रमण गुप्तों के पतन के बहुत बाद पूर्व मध्यकाल में हुआ था। शक विजेता किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य को शक विजेता कहा जाता है। पश्चिम भारत के अंतिम शासक राजा रुद्रसिंह III को चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने 5वीं सदी के प्रथम दशक में परास्त कर पश्चिम भारत में शक सत्ता का उन्मूलन कर दिया था। शकों को हराने के कारण चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की एक अन्य उपाधि शंकारी भी थी। उसने इस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के भी चलाए थे। रजत सिक्के चलाने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय था। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य था, जिसने गुप्त काल में रूप्यक यानी रूपक कहा जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक मुद्राओं के ही अनुकरण पर रजत मुद्राओं को उत्कीर्ण करवाया था। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने जिनके शासन में भारत की यात्रा की थी? उत्तर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासन में चीनी यात्री फाहियान ने भारत के विभिन्न स्थानों पर भ्रमण किया था। उत्तर होगा सी, जो सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित हैं। कुमारगुप्त प्रथम मंदसौर अभिलेख, पतिक तक्षशिला अभिलेख, समुद्रगुप्त एरन अभिलेख। कुमारगुप्त प्रथम मंदसौर अभिलेख, पतिक तक्षशिला अभिलेख, चंद्रगुप्त द्वितीय उदयगिरि गुहा अभिलेख, समुद्रगुप्त एरन अभिलेख। चंद्रगुप्त की रानी कुमार देवी, समुद्रगुप्त दत्ता देवी, चंद्रगुप्त द्वितीय कुबेर नागा, कुमारगुप्त अनंत देवी। ईसा की 3री शताब्दी में जबकि हूणों ने रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया था, भारतीय व्यापारी अधिकारी निर्भर हुए थे दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर। ईसा की 3री शताब्दी में जब हूण आक्रमण से रोमन साम्राज्य का पतन हो गया तो दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर अधिक निर्भर हो गया। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित था? उत्तर होगा कल्याण। गुप्त काल में ताम्रलिप्ति बंगाल का एक प्रमुख बंदरगाह था, जहां से उत्तर भारतीय व्यापार दक्षिण पूर्वी एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ होता था। पश्चिम भारत का प्रमुख बंदरगाह भृगु कच्छ यानी भड़ौच था, जहां से उत्तर भारत का पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था। गुप्त काल में उत्तर भारत का सर्वाधिक व्यापार दक्षिण पूर्व एशिया से होता था। अतः इस काल का प्रमुख बंदरगाह ताम्रलिप्ति था, परंतु अन्य बंदरगाहों जैसे भड़ौच, कल्याण, काम्बे आदि से भी उत्तर भारत का व्यापार होता था। साथ ही यदि विकल्प में उपयुक्त विकल्प होता तो सटीक उत्तर होता। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किया जाता था? उत्तर होगा एक से अधिक है, इस वजह से उत्तर ई होगा, क्योंकि कल्याण और ताम्रलिप्ति, भड़ौच, काम्बे चारों आते हैं। भारत ने दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ अपनी आरंभिक संस्कृति, संपर्क एवं व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे। निम्नलिखित में से कौन सी बंगाल की खाड़ी के लिए उत्कृष्ट आरंभिक
समुद्री इतिहास की सबसे विश्वसनीय व्याख्या हो सकती है? उत्तर होगा सी, जो कि बंगाल की खाड़ी से चलने वाली मानसूनी हवाओं ने समुद्री यात्राओं को सुगम बना दिया था। भारत ने दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ अपनी प्रारंभिक संस्कृति, संपर्क, व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी को पार करके बना रखे थे। इसका मुख्य कारण बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवाओं के द्वारा समुद्री यात्रा का सुगम होना था, इसलिए उपयुक्त सी होगा। प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? उत्तर होगा सी, यानी 2 और 3। इसलिए हम सिर्फ 2 और 3 को ही पढ़ेंगे। श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। नंबर 3, श्रेणी अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। प्राचीन भारत और अर्थव्यवस्था में श्रेणियों का विशेष महत्व था। ये संगठन व्यापारियों के द्वारा उनके व्यापार के समुचित संचालन के लिए स्थापित किए जाते थे। श्रेणियों का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था तथा श्रेणियों के द्वारा ही सदस्यों के वेतन, काम करने के नियमों, मानकों एवं कीमतों का निर्धारण किया जाता था। प्रत्येक श्रेणी का अपना एक प्रमुख होता था। राजा का श्रेणियों के संचालन में कोई हस्तक्षेप नहीं होता था। श्रेणियां अपने नियम स्वयं बनाती थी। स्थानीय प्रशासन में श्रेणियों को काफ़ी महत्व प्राप्त होता था। गुप्त काल में बंगाल, गुजरात, दक्कन, तमिल राष्ट्र में स्थित किससे संबंधित थे? उत्तर होगा वस्त्र उत्पादन से। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे? उत्तर होगा वस्त्र उद्योग से। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिलनाडु वस्त्र के उद्योग से संबंधित थे। विकल्प ए सही होगा। वस्त्र उद्योग गुप्त काल का प्रमुख उद्योग था। विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु थी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में दरबार की दुराभिसंधियों के बारे में। डॉक्टर के.पी. जायसवाल ने विशाख दत्त को चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन बताया है। उनके नाटक मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के कृत्यों पर प्रकाश पड़ता है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में दुर्भसंधियों का वर्णन मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है? उत्तर होगा सुश्रुत और शल्यक्रिया। सुश्रुत को शल्यक्रिया का जनक कहा जाता है। शल्यक्रिया यानी सर्जरी। ये काशी के रहने वाले थे। इनका काल 600 ईसा पूर्व माना जाता है। शौनक ऋग्वेद कालीन ऋषि थे। शूद्रक गुप्त कालीन नाटककार, साहित्यकार थे। सौमिल गुप्त कालीन नाटककार थे, जिसे कालिदास ने भास और कविपुत्र के साथ याद किया है। इस प्रकार गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में किसी ने कार्य नहीं किया। यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग ने प्रारंभिक उत्तर पत्रक में इसका सही उत्तर ए माना है। चूंकि गुप्त काल का प्रारंभ 275 एडी यानी श्रीगुप्त से प्रारंभ होता है, जो सुश्रुत के मध्यकाल में यानी 600 बीसी से 1500 बीसी से करीब 1000 वर्ष बाद का है, इसलिए सुश्रुत को गुप्त काल के समकालीन मानना औचित्यपूर्ण नहीं है। इसमें से कौन सा गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपना कार्य के लिए जाना जाता है? उत्तर 1 से अधिक। उपयुक्त प्रश्न में व्याख्या में देखें। ज्ञातव्य है कि बिहार लोक सेवा आयोग अपने अंतिम उत्तर पत्रक में इसका प्रश्न ए सही होगा। निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत में आयुर्वेद शास्त्र से संबंधित है? उत्तर होगा भास्कराचार्य। संबंधित नहीं है, सॉरी, भास्कराचार्य। बाकी ये तीनों संबंधित हैं। इसमें धन्वंतरी, चरक और सुश्रुत शामिल हैं। धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक था। ये आयुर्वेद शास्त्र का प्रकांड पंडित था। चरक एवं सुश्रुत भी आयुर्वेद के विख्यात विद्वान थे। चरक कनिष्क के राजवैद्य था, जिन्होंने चरक संहिता की रचना की थी, जबकि भास्कराचार्य प्रख्यात खगोल एवं
गणितज्ञ थे। उन्होंने सिद्धांत शिरोमणि तथा लीलावती नामक ग्रंथों की रचना की थी। इन ग्रंथों में गणित तथा खगोल संबंधी विषयों पर प्रकाश डाला था। लीलावती के लेखक थे भास्कराचार्य। लीलावती की रचना प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ खगोलशास्त्री भास्कराचार्य ने की थी। ये गणित विषय का महत्वपूर्ण ग्रंथ था और संस्कृत भाषा के काव्यात्मक शैली में श्लोकबद्ध है। वस्तुतः लीलावती भास्कराचार्य द्वारा रचित ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि का एक भाग है। प्राचीन काल में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें होगा उत्तर सी, इसलिए हम 1, 3 और 4 ही पढ़ेंगे। प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शैल औजारों का उपयोग आम था। तीसरा, 5वीं सदी ईस्वी में कोण और ज्या का सिद्धांत था। चौथा, 7वीं सदी ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत था। प्राचीन काल में वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में उल्लेखनीय रहा है। इस काल में प्रथम शताब्दी ईस्वी तक शैल क्रिया में काम आने वाले विभिन्न प्रकार के उपकरणों का उपयोग होता था, किंतु उस काल या उसके बाद अंग प्रत्यारोपण संभव नहीं हो सका। गुप्त काल में गणित के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई थी। 5वीं सदी तक भारत में त्रिकोणमिति यानी ज्या और उत्क्रम ज्या यानी इनवर्स साइन के सिद्धांत ज्ञात हो चुके थे। सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्ट ने इनका उल्लेख मिलता है। 7वीं सदी में ब्रह्मगुप्त द्वारा चक्रीय चतुर्भुज के सिद्धांत का वर्णन मिलता है। भारत यात्रा में फहियान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया था। यह स्थित था पाटलिपुत्र में। चीनी यात्री फहियान गुप्त काल में भारत आया था। उसने उल्लेख किया था कि पाटलिपुत्र नगर में धनिकों ने एक बड़े अस्पताल की स्थापना की थी, जहां निर्धन को निःशुल्क दवाएं और भोजन उपलब्ध होता था, जहां देश भर के रोगियों का इलाज होता था। चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से निम्न में से कौन सा फलित ज्योतिष से संबंधित था? उत्तर होगा छपड़क। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के कुशल शासन की प्रशंसा चीनी यात्री फहियान ने की थी। इसके 9 रत्नों की प्रसिद्ध सार्वकालिक रही है। 9 रत्नों में सर्वोत्कृष्ट महाकवि कालिदास थे, जबकि छपड़क रत्न फलित ज्योतिष था। कालिदास किसके शासन काल में थे? उत्तर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। इनमें से किसने पहली बार ये व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है? उत्तर होगा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। इनकी प्रमुख कृति आर्यभट्टीय थी। इन्होंने गणित के विविध नियमों का प्रतिपादन किया था तथा सर्वप्रथम ये खोज की कि पृथ्वी अपनी धुरी के चारों तरफ परिभ्रमण करती है। अधोलिखित में कौन सा गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था। चीनी यात्री फहियान के अनुसार लोग दैनिक क्रय विक्रय में कौड़ियों का प्रयोग करते थे। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था, उत्तर होगा दीनार। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को कहा जाता था रूपक। गुप्त शासकों के सिक्के उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा में पाए गए हैं। सिक्कों का सबसे बड़ा प्रसिद्ध स्थल राजस्थान का भरतपुर यानी बयाना है। इसके द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के रूपक कहलाते तथा स्वर्ण मुद्राओं को दिनार कहा जाता था। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? उत्तर होगा चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्त शासकों में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा सर्वप्रथम जारी सिक्के किए गए थे। चंद्रगुप्त प्रथम के पूर्व शासकों में श्रीगुप्त एवं घटोत्कच द्वारा सिक्के जारी करने का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। समुद्रगुप्त द्वारा भी कई प्रकार के सिक्के जारी किए गए थे, परंतु इसका काल चंद्रगुप्त के बाद का है। गुप्त काल में निम्नलिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे? उत्तर होगा प्राकृतिक। गुप्त काल में लिखित नाटक
संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र की प्राकृतिक भाषा कही गई है, जबकि उच्च वर्ण के लोग संस्कृत भाषा बोलते थे। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख एरण अभिलेख है। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख का साक्ष्य एरण से प्राप्त होता है। यह अभिलेख 510 का है, जिसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री सती होने का उल्लेख है। गुप्त वंश संवत की स्थापना किसने की थी? उत्तर होगा चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्त संवत का प्रवर्तक चंद्रगुप्त प्रथम था। इसका प्रारंभ तिथि 319 है। अशोक प्रियदर्शन समुद्रगुप्त को परक्रमांक कहा जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य और स्कंदगुप्त को क्रमादित्य कहा जाता था। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी? उत्तर होगा गुप्त काल। गुप्त काल में नगर क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हुआ। संपूर्ण गंगा घाटी जो शहर बड़े अत्यंत समृद्ध अवस्था में था, उसमें अधिकांश गुप्त को या तो त्याग दिया या वहां के आवासन में पर्याप्त विघटन हुआ। पाटलिपुत्र जैसा प्रमुख नगर हेनसांग के आगमन तक गांव बन गया। मथुरा जैसा प्रमुख नगर एवं कुम्हरार, सोनपुर, सोहगौरा और उत्तर प्रदेश में गंगा घाटी के अनेक महत्वपूर्ण केंद्र इस काल में हौस के प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिए? उत्तर होगा गुप्त वंश। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिए थे। गुप्त लेखों में जिन भूमिदानों का उल्लेख किया जाता है, इससे स्पष्ट होता है कि भूमिदान के साथ गांव की भूमि से उत्पन्न होने वाली आय भी ग्राहिता को सौंपी जाती थी। प्राचीन भारत में किस वंश का शासन स्वर्ण युग कहा जाता है? उत्तर होगा गुप्त। गुप्त काल के इतिहासकारों ने भारत का स्वर्ण युग कहा है। इस काल को क्लासिक युग या फिर भारत का पेरिक्लीन युग कहा जाता है। अपनी जिन विशेषताओं के कारण गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा गया वो इस प्रकार हैं। महान सम्राटों का काल, श्रेष्ठ शासन, आर्थिक समृद्धि, धार्मिक सहिष्णुता का काल, भारतीय संस्कृति के प्रचार का काल, साहित्य, विज्ञान एवं कला का उत्कर्ष काल। निम्नलिखित में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? उत्तर होगा इनमें से कोई भी नहीं। ऋग्वैदिक काल को छोड़कर प्राचीन भारत में इतिहास में स्त्रियों की स्थिति कभी भी अच्छी नहीं रही है। गुप्त, मौर्य, चोल काल में स्त्रियों की स्थिति में संबंधित कुछ सीमित प्रसंगों को छोड़कर उनकी दयनीय स्थिति का ही साक्ष्य मिलता है। अतः स्त्रियों की पुरुषों के बराबर किसी काल में स्थिति नहीं थी। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? उत्तर होगा बी, यानी कि उपज का छठा भाग। गुप्त काल में लोग राजकीय भूमि पर कृषि करते थे। उन्हें अपने उपज का एक भाग राजा को कर के रूप में देना पड़ता था, जो कि सामान्यतः षडांश कहा जाता था। गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को उद्दंग और भागकर कहा जाता था। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? 1/6। प्रायः सभी धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर 1/6 यानी उपज का छठा भाग था। हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना था? उत्तर होगा उपज का छठा भाग। किस प्रकार की भूमि को अपृहत कहा जाता था? उत्तर बिना जोती हुई जंगली भूमि को। वह भूमि जिसे जोता ना गया हो उसे अपृहत भूमि कहा जाता था। ये गुप्तकालीन राजस्व व्यवस्था का एक पद था। भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्यावाप तथा द्रोणावाप्य शब्द क्या निर्दिष्ट करते हैं? उत्तर होगा ए। गुप्त काल में भूमि से अलग अलग राजस्व लिया जाता था। कुलाप्य, द्रोणावाप और अधवाप भूमि माप की इकाइयाँ थीं। उत्तर होगा सी, ब्राह्मणों को। गुप्त काल में मंदिरों एवं ब्राह्मणों को जो भूमि दान दी जाती थी उसे अग्रहार कहा जाता था। ऐसी भूमि सभी प्रकार के करों को मुक्त करती थी तथा इनके ऊपर धारकों का पूर्ण स्वामित्व होता था। इस प्रकार भूमि का एकमात्र उद्देश्य धार्मिक एवं शैक्षणिक था। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते हैं। उत्तर होगा विद्काभागम। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को विद्काभागम अथवा उदक भाग कहा गया है। हिरण्य मौर्य काल में लिया जाने वाला नकद कर था।
भू अभिलेखों में भूमि कर को उदंग्र या उदरंग कहा गया है। प्राचीन भारत की राजपूत युगीन संस्कृति में उल्लेख है कि उपरनिका भूमि पर स्थायी एवं अस्थायी रूप से रहने वाले किसानों से लिया गया था। 3री शताब्दी में वारंगल लोहे के यंत्रों एवं उपकरणों हेतु प्रसिद्ध था। प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय में संदर्भ में नगर में घंटासाला, कंदूरा और चौल किसके लिए विख्यात थे? उत्तर होगा विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह। घंटासाला, कंदूरा और चौल गुप्तकाल के बड़े बंदरगाह शहर थे जहां से विदेशों से व्यापार किया जाता था। घंटासाला एवं कंदूरा जहां पूर्व तटीय शहर थे, वहीं चौल पश्चिमी तटीय बंदरगाह शहर का प्रतिनिधित्व करता था। तोरमाड़ किस जातीय दल का था? उत्तर होगा हूण। तोरमाड़ भारत पर दूसरे हूण आक्रमण का नेता था। मध्य भारत के एरण नामक स्थान से वाराह प्रतिमा का खुदा हुआ उसका लेख मिलता है, जिससे पता चलता है कि धन्य विष्णु उसके शासन के प्रथम वर्ष का सामंत था। निम्नलिखित में से किसने हूण शासक मिहिर कुल को पराजित किया था? उत्तर होगा यशोवर्मन। चीनी यात्री हेनसांग तथा मंदसौर लेख के साथ से ज्ञात होता है कि सर्वप्रथम गुप्त नरेश नरसिंह गुप्त बाल्यादित्य और तत्पश्चात मालव नरेश यशोवर्मन द्वारा मिरी कुल को बुरी तरह से पराजित किया था। चीनी तीर्थयात्री जिसने 6ठी शताब्दी में भारत दर्शन किया था, उत्तर होगा सुंग युन। चीनी यात्री सुंग युन 518 में भारत आया और उसने अपनी वर्ष की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्र की। चीन यात्री सुंग युन ने भारत की यात्रा की, उत्तर होगा 515 से 520। चीनी यात्री सुंग युन 518 से 521 तक भारत की यात्रा की थी। इसने अपनी 3 वर्षों की यात्रा बौद्ध धर्म की प्रांतियां एकत्रित की थी। निम्नलिखित में से कथनों को ध्यान से पढ़िए। उत्तर होगा सी, इसलिए 2 को नहीं पढ़ते हैं। गुप्त सम्राट स्वयं को दैवीय अधिकारों का दावा करता था। उत्तर 1 सही है। उन्होंने भूमिदान की परंपरा को विस्तारित किया था। गुप्त साम्राज्य की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी। मौर्य शासकों के विपरीत गुप्तवंशी शासक अपनी दैवीय उत्पत्ति में विश्वास करते थे। गुप्त शासकों ने भूमिदान की परंपरा को विस्तारित किया था। गुप्त प्रशासन का स्वरूप केंद्रीय न होकर संघात्मक था। गुप्त राजा अनेक छोटे राजाओं का राजा हुआ करता था। सामान्य तथा प्रांतीय शासक अपने अपने क्षेत्रों में नितांत स्वतंत्रता का अनुभव करते थे। इस प्रकार कथन 1 एवं कथन 3 सही है, जबकि 2 गलत है। गुप्त काल के दौरान भारत में बलात् श्रम यानी विष्टि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उत्तर होगा ए, इसे राज के लिए आय का स्रोत, जनता द्वारा दिया जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय के उदयगिरी गुहालेख यानी प्रभावती गुप्ता के रिद्धिपुर अभिलेख सामंत अनेक गुप्तकालीन अभिलेखों में विष्टि यानी बेगार बलात् श्रम को अन्य करों में रखा गया है। यद्यपि बेगार प्रथा का प्रमाण मौर्य युग में ही मिलता है, किंतु गुप्त काल में वो विभिन्न अवसरों पर राजा द्वारा प्राप्त किए जाने वाले कर का एक रूप बन गया था। इसके तहत मजदूरों, शिल्पियों एवं कृषकों को अनिवार्य रूप से राजा या राजा के लिए श्रम करना ही था, जिसके बदले उन्हें कोई भुगतान नहीं दिया जाता था। ये प्रथा मध्य प्रदेश और काठियावाड़ में सबसे ज़्यादा प्रचलित थी। बेगार की ये प्रथा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही, किंतु इसमें श्रेष्ठ उत्तराधिकार जैसा नहीं था। ये सभी श्रमिकों पर लागू होता था। कहा जाता है कि शतरंज का उद्भव यानी ऑरिजिनेट हुआ है, उत्तर होगा भारत में। शतरंज का खेल का उद्भव भारत में चतुरंग के नाम से हुआ है। भारत से ये ईरान तत्पश्चात यूरोप में पहुंचा था। शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय था। उत्तर होगा एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा। शूद्रकृत मृच्छकटिकम
कटिकम नामक रचना से गुप्तकालीन शासन व्यवस्था एवं नगर जीवन के विषय में रोचक जानकारी मिलती है। इससे तत्कालीन समाज में होने वाली परिवर्तन पर प्रकाश पड़ता है। यथा इससे पता चलता है कि उज्जैनी में शूद्र अधिकारी थे, जबकि उन्हें महाकाव्यों पुराणों में श्रवण का अधिकार भी मिल गया था। वस्तुतः इस ग्रंथ में चारुदत्त नामक ब्राह्मण सार्थवाह एवं एक गणिका की पुत्री वसंत सेना की प्रेम गाथाओं के शब्दों के रूप में दिया गया है। प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? उत्तर होगा कपिल। सांख्य दर्शन भारतीय दर्शन के प्राचीनतम संप्रदायों में परिगणित है। महर्षि कपिल को सांख्य दर्शन का प्रतिष्ठापक आचार्य माना जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने सांख्य सूत्र नामक ग्रंथ की रचना की थी। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली थी। उत्तर होगा सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन का प्रतिपादन कपिल द्वारा किया गया था। भारतीय दार्शनिक विचार के इतिहास में के संबंध में सांख्य संप्रदाय से संबंधित कथन सांख्य पुनर्जन्म एवं आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता। ये गलत है। उत्तर होगा दूसरा। सांख्य की मान्यता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, ना कि बाह्य अथवा कारक। सांख्य पुनर्जन्म अथवा आत्मा के आवागमन सिद्धांत को स्वीकार करता है। सांख्य दर्शन में अज्ञानता को ही दुखों का कारण माना गया है तथा विवेक ज्ञान को उनसे मुक्ति का एकमात्र उपाय बताया गया। अतः विकल्प 2 सही होगा। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प को उत्तर दीजिए। कपिल सांख्य पद्धति के पुराने प्रणेता थे। कपिल ये बताते हैं कि किसी व्यक्ति का जीवन प्रकृति की शक्तियों द्वारा गढ़ा जाता है, किसी दैवी सत्ता द्वारा नहीं। उत्तर होगा ए। कथन 1 और 2 दोनों सही है। महर्षि कपिल सांख्य दर्शन के प्रणेता थे। सांख्य दर्शन के अनुसार जीवन प्रकृति की शक्तियों द्वारा निर्मित एवं संचालित किया जाता है। दर्शन युक्त चिंतन और तर्क में विश्वास करता है। योग दर्शन के प्रतिपादक थे। उत्तर होगा पतंजलि। महर्षि पतंजलि को योग दर्शन का प्रतिष्ठापक आचार्य माना जाता है। यद्यपि भारतीय परंपरा में योग साधना का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। उपनिषद, महाभारत, भगवद गीता, जैन और बौद्ध मतों में योग संबंधी क्रियाओं का विवेचन प्राप्त होता है। तथापि सर्वप्रथम महर्षि पतंजलि ने सुबोध दार्शनिक सिद्धांत के रूप में योग का विवेचन किया था, इसलिए इसे पतंजलि दर्शन भी कहा जाता है। योग के आविष्कारक थे। उत्तर होगा सी, पतंजलि। निम्नलिखित में कौन सा एक अष्टांग का अंश नहीं है? उत्तर होगा अनुस्मृति। महर्षि पतंजलि ने योग को चित्त की वृत्तियों के निरोध यानी योग चित्त वृत्ति के रूप में परिभाषित किया था। लगभग 200 ईसा पूर्व में महर्षि पतंजलि ने योग को लिखित रूप से संग्रहित किया और योग सूत्र की रचना की। योग सूत्र की रचना के कारण पतंजलि को योग का जनक कहा जाता है। उन्होंने योग के 8 अंग यथा यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि का वर्णन किया है। यही अष्टांग योग हैं। अतः स्पष्ट है कि अनुस्मृति अष्टांग योग का अंश नहीं है। महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे। उत्तर होगा सी, पुष्यमित्र शुंग के। महाभाष्य के लेखक पतंजलि शुंग वंश के संस्थापक शासक पुष्यमित्र शुंग यानी 184 से 148 ईसा पूर्व के समकालीन थे। न्याय नव्य संप्रदाय स्कूल के संस्थापक कौन थे? उत्तर होगा बी और डी। बी और डी में है बी गंगेश और डी है उदयन। मिथिला के प्रसिद्ध तर्कवादी उदयन तथा उदयनाचार्य न्याय दर्शन के प्रख्यात विद्वान थे। उनकी रचना कुसुमांजलि को नव्य न्याय दर्शन का मूल स्रोत भी माना जाता है। कई विचारक उदयन को नव्य न्याय दर्शन का संप्रदाय का वास्तविक संपादक मानते हैं, जिन्होंने नव्य न्याय दर्शन को संग्रहित किया। इसका संस्थापक माना जाता है। जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही क्यों न लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली ये उक्ति है डी यानी चवार्क की।
भारतीय दर्शन में चवार्क दर्शन जड़वादी एवं भौतिकवादी विचारधारा का पोषक है। इस दर्शन का आदर्श है, जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, उधार लेकर घी पिए, क्योंकि देह के भस्म हो जाने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता। या वज्जीवेत सुखम जीवेतम ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कृता। केवल प्रत्यक्ष प्रमाण कौन स्वीकार करता है? उत्तर होगा चवार्क। भारतीय दर्शन में विभिन्न संप्रदायों के प्रमाणों की संख्या के विषय में पर्याप्त मतभेद है। बौद्ध एवं वैश्विक संप्रदाय प्रत्यक्ष एवं अनुमान केवल 2 प्रमाणों को स्वीकार करते हैं। जैन, सांख्य, योग, विशिष्ट द्वैतवाद दर्शन इन दोनों के साथ शब्द प्रमाण को भी जोड़ देते हैं। न्याय दार्शनिक प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द एवं उपमान 4 प्रमाणों को स्वीकार करते हैं। प्रभाकर मीमांसा में इन 4 प्रमाणों के साथ अर्थापत्ति को भी जोड़ दिया जाता है। भट्ट मीमांसा एवं अद्वैत वेदांत दर्शन में इन प्रमाणों के साथ अनुपलब्धि को भी प्रमाण मान लिया जाता है। इन सब के विपरीत चवार्क दर्शन केवल प्रत्यक्ष को माना जाता है और अन्य प्रमाणों का निषेध किया जाता है। अधोलिखित में से कौन सा एक चवार्क के अनुसार सर्वोच्च मूल है? उत्तर होगा काम। चवार्क दर्शन ने भारतीय परंपरा में स्वीकृत 4 पुरुषार्थों में काम को परम पुरुषार्थ माना है। इसके अनुसार जो कर्म काम की पूर्ति करे या मनुष्य को सुख प्रदान करे वही उचित है। चवार्क के अनुसार अर्थ सुख प्राप्ति का साधन है। उल्लेखनीय है कि चवार्क दर्शन में सुख से तात्पर्य इंद्रिय सुख से है। चवार्क दर्शन प्रणाली थी। उत्तर होगा लोकायतन प्रणाली कही जाती थी। चवार्क दर्शन एक भौतिकवादी दर्शन था जिसे लोकायत के नाम से जाना जाता था। इस दर्शन के प्रणेता चवार्क है। यह नास्तिक विचारधारा पर आधारित था। ये दर्शन मात्र प्रत्यक्ष प्रमाण को स्वीकार करता था। न्याय दर्शन को प्रचारित किया गया था गौतम के द्वारा। न्याय दर्शन का प्रवर्तन किया था, जिन्हें अच्छपाद भी कहा जाता है। न्याय का शाब्दिक अर्थ होता है तर्क या निर्णय। न्याय दर्शन को 16 पदार्थों या तत्वों का अस्तित्व स्वीकार किया गया था। न्याय दर्शन मूल ग्रंथ गौतम कृत यानी न्याय सूत्र है। न्याय दर्शन के संस्थापक गौतम, न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम, न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम, न्याय दर्शन गौतम। सांख्य दर्शन कपिल, वैशेषिक कणाद, मीमांसा जैमिनी। मीमांसा के प्रणेता जैमिनी। न्याय दर्शन तार्किक चिंतन, मीमांसा दर्शन वैदिक अनुष्ठान करना, सांख्य दर्शन वास्तविक ज्ञान एवं अभिग्रहण, वेदांत दर्शन आत्मज्ञान। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम, पूर्व मीमांसा दर्शन जैमिनी, सांख्य दर्शन कपिल मुनि, वेदांत दर्शन यानी कि उत्तर मीमांसा बदरायण, वैशेषिक दर्शन उलूक कणाद मुनि, योग दर्शन पतंजलि। कर्म का सिद्धांत का प्रतिपादन मीमांसा से है। कर्म का सिद्धांत मीमांसा दर्शन से संबंधित है। इससे पूर्व मीमांसा कर्म या मीमांसा या धर्म मीमांसा कहा जाता है। मीमांसा के प्रखर आचार्य कुमारिल भट्ट को, जिनकी गणना भारतीय दर्शन के मूर्धन्य आचार्य में की जाती है, जिन्होंने अपने प्रमुख तर्कों से बौद्ध धर्म तथा दर्शन का खंडन करके वैदिक धर्म एवं दर्शन की पुनः प्रतिष्ठा की है, पूर्व मीमांसा और वेदांत के बीच की श्रृंखला माना जाता है। निम्न में से किसे दर्शन मत या वेद शाश्वत सत्य कहा जाता है? उत्तर होगा मीमांसा दर्शन। वेद को शाश्वत सत्य माना जाता है। पूर्व मीमांसा दर्शन में वेद के कर्मकांड भाग पर विचार किया जाता है और उत्तर मीमांसा में वेद के ज्ञान कांड पर विचार किया जाता है। अपूर्व का सिद्धांत संबंधित है डी मीमांसा से। अपूर्व का सिद्धांत मीमांसा दर्शन से संबंधित है। मीमांसा दर्शन में एक अदृश्य शक्ति की कल्पना की गई है जो कर्म तथा उसके परिणाम के बीच एक अलौकिक कड़ी है। इसे पूर्व अपूर्व कहा जाता है। पूर्व का अर्थ होता है कोई नई वस्तु जो पहले नहीं जानी गई हो अथवा जो पहले नहीं था। निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? उत्तर होगा वैशेषिक।
वैशेषिक दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण अणु से होता है। महर्षि कणाद इस दर्शन के प्रवर्तक थे। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक भारतीय दार्शनिक षड दर्शन का भाग नहीं है? उत्तर होगा सी, लोकायत और कापालिक। मीमांसा और वेदांत यानी न्याय और वैशेषिक तथा सांख्य योग भारतीय खट दर्शन के भाग हैं। वेदों को मान्यता देने के कारण ही सांख्य योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत षड दर्शन आस्तिक दर्शन कहे जाते हैं। इनके प्रमाणिकता क्रमशः सांख्य के कपिल, योग के पतंजलि, न्याय के गौतम और वैशेषिक कणाद, मीमांसा जैमिनी और वेदांत बदरायण थे। लोकायत दर्शन किसको कहा जाता है? उत्तर हो अद्वैत दर्शन के संस्थापक हैं। उत्तर होगा शंकराचार्य। अद्वैत दर्शन के संस्थापक शंकराचार्य हैं। शंकराचार्य ने प्रस्थानत्रयी उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता पर भाष्य लिखकर अद्वैत का समर्थन किया था। ब्रह्मसूत्र पर उनका भाष्य बहुसूत्र भाष्य या शारीरिक शास्त्र कहलाता है। शंकर के दर्शन को कहा जाता है अद्वैतवाद। प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता है? उत्तर होगा शंकर। शंकर या शंकराचार्य अद्वैत दर्शन के प्रणेता तथा हिंदू धर्म के प्रख्यात दार्शनिक थे। बौद्ध धर्म की कई संकल्पनाओं को अपने दर्शन में शामिल करने के कारण उन्हें प्रच्छन्न बौद्ध की संज्ञा दी जाती है। निम्नलिखित में से अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है? उत्तर ए, ज्ञान। अद्वैत वेदांत में ज्ञान मार्ग को मोक्ष का साधन स्वीकार किया गया है। उनकी मान्यता है कि केवल ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है। ज्ञान देव मुक्ति। ज्ञान के अभाव में मुक्ति संभव नहीं है। उल्लेखनीय है कि अद्वैत वेदांत में सभी लोग ज्ञान मार्ग के अधिकारी नहीं हैं। ज्ञान मार्ग अधिकारी केवल वही है जो साधन चतुष्ट यानी नित्यानित्य वस्तु विवेक, इहा मूत्रार्थ भोग विराग, समदमादि साधन सम्मत एवं मुमुक्षुत्व से युक्त है। जबकि विशिष्ट द्वैतवाद दर्शन में भक्ति मार्ग को मोक्ष का साधन माना जाता है। विशिष्ट अद्वैतवाद सिद्धांत के संस्थापक रामानुजाचार्य हैं। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों में रामानुजाचार्य का स्थान महत्वपूर्ण है। ये सगुण ईश्वर में विश्वास करते थे तथा भक्ति को मोक्ष का साधन मानते थे। इन्होंने विशिष्ट अद्वैत यानी विशिष्टाद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। रामानुजाचार्य का विशिष्ट अद्वैत दर्शन शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के विरोध में एक प्रतिक्रिया है। शंकराचार्य ने ब्रह्म को सत्य तथा जगत को मिथ्या बताया है, जबकि रामानुजाचार्य के अनुसार जीवन आनंदमय, स्वयं प्रकाशमय तथा विशिष्ट पूर्ण है और जगत मिथ्या न होकर सत्य सृष्टि है। मनुष्य भक्ति के द्वारा ईश्वर में तल्लीन हो सकता है, अतः विकल्प ए सत्य है। जबकि बल्लवाचार्य ने शुद्ध अद्वैत तथा मध्वाचार्य ने द्वैतवाद दार्शनिक मत का प्रतिपादन किया। निम्नलिखित में से किसका संबंध वेदांत दर्शन से नहीं है? उत्तर होगा अभिनवगुप्त। वेदांत दर्शन को भारतीय विचारधारा की पराकाष्ठा माना जाता है। वेदांत का शाब्दिक अर्थ है वेद का अंत या वैदिक विचारधारा की पराकाष्ठा। वेदांत दर्शन के 3 आधार हैं, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता। इन्हें वेदांत दर्शन को प्रस्थानत्रयी कहा जाता है। कई सूक्ष्म वेदों के आधार पर
इसके कई उपसंप्रदाय एवं इनके प्रवर्तक हैं, जैसे शंकराचार्य का द्वैतवाद, रामानुजाचार्य का विशिष्ट द्वैत, मध्वाचार्य का द्वैतवाद। अभिनवगुप्त की मुख्य ख्याति तंत्र एवं अलंकार शास्त्र के क्षेत्र में है। ये दर्शन के क्षेत्र में तर्क शास्त्र से जुड़े हुए हैं। विक्रम संवत को कृत संवत या मालव संवत के नाम से जाना जाता है। इसकी तिथि 57 या 58 ईस्वी ईसा पूर्व मानी जाती है। शक संवत की तिथि 78 ईस्वी मानी जाती है तथा इस संवत का प्रवर्तक कनिष्क को माना जाता है। गुप्त संवत की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 से 320 में की थी। कली संवत 3102 ईसा पूर्व माना जाता है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए कूटों के सही उत्तर दीजिए। उत्तर डी सही होगा। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व आरंभ, शक संवत 78 ईसा पूर्व आरंभ, गुप्त सन 319 से आरंभ हुआ। भारत में मुसलमान युग का आगमन 1192 से शुरू हुआ। भारत में मुसलमान का शासन युग 1192 से शुरू हुआ। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व तथा 57 ईसा पूर्व से तथा शक संवत 78 से प्रारंभ हुआ। यद्यपि गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने की थी, तथापि गुप्त काल के प्रारंभ से तात्पर्य गुप्त साम्राज्य अर्थात चंद्रगुप्त प्रथम के शासन काल से आरंभ 319 ईस्वी से है। साथ ही यद्यपि 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही मोहम्मद बिन कासिम द्वारा भारत के सिंध प्रांत को अधिकृत कर लिया गया था, परंतु भारत में मुसलमान शासन का युग मोहम्मद गौरी के तराइन के द्वितीय युद्ध में विजय 1192 से प्रारंभ माना जाता है। इस प्रकार प्रश्नगत चारों कथन सही है। कुछ प्रश्नों के उत्तर आयोग की मान्यता पर निर्धारित होते हैं। ये प्रश्न भी ऐसे ही प्रश्नों में से एक है। यहाँ पर गुप्त काल के प्रारंभ से आशय यानी श्री गुप्त से हो और भारत में मुस्लिम का शासन 1206 यानी कि गुलाम वंश की स्थापना से माना जाए तो अभिष्ट एक विकल्प होगा। इस प्रकार कथन 3 को सही और 4 को गलत मानने पर अभिष्ट भी सही होगा। पुलकेशिन फर्स्ट का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा। शक संवत का प्रारंभ 78 ईस्वी माना जाता था। विक्रम संवत का प्रारंभ 57 से 58 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। अतः पुलकेशिन फर्स्ट के बादामी शिलालेख को विक्रम संवत से दिनांकित करने के लिए हमें वर्ष 465 से 78 और 58 को जोड़ना होगा। इस प्रकार 465 प्लस 78 प्लस 58 प्लस 78 इक्वल 601 विक्रम संवत होगा। एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया है। इसका तुल्य वर्ष होगा। उत्तर होगा 634। शक संवत का प्रचलन कुषाण वंशी शासक कनिष्क ने 78 ईस्वी में किया था। यदि शक संवत में 556 अंकित है तो ये ईस्वी सन में 556 प्लस 78 यानी 634 ईस्वी होगा। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान प्रतिष्ठानपुर था। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशी या सोमवंश क्षत्रिय वर्ण के 3 मूल वंशों अन्य 2 सूर्यवंश एवं अग्निवंश में एक था। चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान त्रेता युग में प्रयाग था, परंतु प्रलय के पश्चात द्वापर युग में चंद्रवंशी सन वारन के प्रतिष्ठानपुर वर्तमान झूसी इलाहाबाद में राजधानी की स्थापना की गई थी। मौखरी शासक की राजधानी थी कन्नौज। मौखरी गुप्तों के सामंत थे जो मूलतः गया के निवासी थे। मौखरी वंश के शासकों ने अपनी राजधानी कन्नौज बनाई। इस वंश के प्रमुख शासक हरिवर्मा, आदित्य वर्मा, ईशान वर्मा, सर्ववर्मा एवं ग्रहवर्मा थे।
गुप्त वंश का पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तथा उत्तर भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों का शासन था? उत्तर बी 1, 3, 4, 6 यानी 1 मगध के गुप्त, 3 थानेश्वर के पुष्यभूति, 4 कन्नौज के मौखरी और 6 वल्लभी के मैत्रक। 6ठी शताब्दी के मध्य शक्तिशाली गुप्त साम्राज्य के पतन के फलस्वरूप भारतीय राजनीति में विकेंद्रीकरण तथा विभाजन की प्रवृत्तियां प्रारंभ हो गए थे। इस दौरान अनेक स्थानीय सामंतों एवं शासकों ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में निम्नलिखित राज्यों का शासन था। नंबर 1 मगध के गुप्त, नंबर 2 थानेश्वर के पुष्यभूति, नंबर 3 कन्नौज के मौखरी, नंबर 4 वल्लभी के मैत्रक। फिर से हर्षवर्धन के उत्थान के समय समकालीन शासन था नंबर 1 मगध के गुप्त, थानेश्वर यानी थानेश्वर के पुष्यभूति, कन्नौज के मौखरी, वल्लभी के मैत्रक। मगध के गुप्त, थानेश्वर के पुष्यभूति, कन्नौज के मौखरी और वल्लभी के मैत्रक। अगर पूर्व और पश्चिम का विजय न करके केवल उत्तर एवं दक्षिण का विभाजन किया जाए तो बी सही होगा। हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तक में मिलती है? उत्तर होगा कल्हड़। हर्ष के समय की विस्तृत सूचना इसके दरबारी कवि बाल भट्ट की कृति हर्षचरित से मिलती है, परंतु कुछ सूचनाएं कल्हड़ कृति राजतरंगिणी से भी मिलती है। कालिदास एवं हरिसेन की रचनाओं में हर्ष से संबंधित किसी भी सूचना को उल्लेख नहीं है, क्योंकि ये हर्ष से पूर्व काल के हैं। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी थी? हर्षचरित नामक पुस्तक बाण भट्ट की थी। ये वर्धन वंश के इतिहास का प्रमुख स्रोत है। इसमें लेखक अपने समकालीन शासक तथा उनके पूर्वजों के जीवन वृत्त का वर्णन करता है। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी एक कन्नौज। चीनी स्रोतों से पता चलता है कि हर्ष एवं राजश्री दोनों साथ साथ कन्नौज के सिंहासन पर बैठे थे। हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी ताकि वो राजश्री को प्रशासनिक कार्यों में पूरी सहायता प्रदान कर सके। यह हर्ष के विस्तृत साम्राज्य पर शासन करने के लिए उपयुक्त था। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? उत्तर होगा कन्नौज। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया। उत्तर होगा कन्नौज तथा प्रयाग में। अन्य धर्मों से महायान की उत्कृष्टता सिद्ध करने के लिए हर्ष ने कन्नौज में विभिन्न धर्मों एवं संप्रदायों के आचार्यों की एक कुशल विशाल सभा बुलाई थी। चीनी साक्ष्यों के अनुसार इस सभा में 20 देशों के राजा अपने देशों के प्रसिद्ध ब्राह्मण सम्राटों, सैनिकों, राजपुरुषों आदि के साथ उपस्थित हुए थे। इस सभा की अध्यक्षता हेनसांग ने की थी। साथ ही हर्ष के समय प्रति 5वें वर्ष प्रयाग के संगम क्षेत्र में एक समारोह आयोजित होता था, जिससे महामोच परिषद कहा जाता था। हेनसांग स्वयं छठे समारोह में उपस्थित था। 18 देशों के राजा सम्मिलित हुए थे। उत्तर प्रदेश में स्थित वो स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था, उत्तर होगा प्रयाग। नर्मदा नदी पर हर्ष ने दक्षिणवर्ती आक्रमण को रोका था, उत्तर होगा पुलकेशिन II। हर्षवर्धन के विजयों के फलस्वरूप उसके राज की पश्चिमी सीमा नर्मदा नदी तक पहुंच गई थी। इधर पुलकेशिन II भी उत्तर की ओर राज्य का विस्तार करना चाहता था। ऐसी स्थिति में दोनों के बीच युद्ध अवश्य भावी हो गया। फलतः नर्मदा के तट पर दोनों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें पुलकेशिन II ने हर्ष को पराजित किया। पुलकेशिन II की एहलोल प्रशस्ति एवं हेनसांग का विवरण इस युद्ध के साक्ष्य प्राप्त करते हैं। निम्नलिखित शासकों में किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? नंबर डी पुलकेशिन द्वितीय। चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्ष पर विजय का वर्ष था, उत्तर होगा 618।
पुलकेशिन द्वितीय चालुक वंश का शक्तिशाली राजा था। हर्ष की विजयों के फलस्वरूप उसके राज्य की पश्चिम सीमा नर्मदा नदी तक पहुंच गई। उधर पुलकेशिन भी उत्तर की ओर राज्य का विस्तार करना चाहता था। ऐसी स्थिति में दोनों के बीच युद्ध अवश्य भावी हो गया। फलस्वरूप हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें संभवतः हर्ष पराजय हुआ। आल्टेकर का विचार है कि हर्ष और पुलकेशिन का युद्ध 630 से 634 के बीच कभी भी हुआ था। काशी था, उत्तर होगा थानेश्वर का। कवि बाणभट्ट का जन्म बिहार में सोन नदी के किनारे अवस्थित प्रतिकूटा नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम चित्तभानु तथा माता का नाम राजदेवी था। हिनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? उत्तर होगा सम्राट हर्ष। हर्षवर्धन के समय की सर्वप्रमुख घटना चीनी यात्री हिनसांग के भारत आगमन की है। उसकी उत्कट अभिलाषा महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों द्वारा पवित्र किए स्थानों को देखने तथा पवित्र बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन की थी, जो उन दिनों भारत में सुलभ थे। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उसने तांग शासकों की राजधानी चांगन से भारतवर्ष के लिए 629 में प्रस्थान किया। अपनी भारत यात्रा के ऊपर उसने एक ग्रंथ लिखा जिसे सियोगी कहा जाता है। हर्षवर्धन के शासन काल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? उत्तर होगा हिनसांग। भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री युआन चौंग यानी हिनसांग ने तत्कालीन भारत की सामान्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन किया है। सड़क और नदी मार्ग लूटमार से पूरी तरह सुरक्षित थे। जहां पर अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि, जल व विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही व्यक्ति की निर्दोषिता अथवा दोषिता के निर्णय के साधन थे। व्यापारियों को नौघाटों और नौकाओं का शुल्क देना पड़ता था। तो उत्तर होगा बी। इसमें 2 और 3 सही हैं। हिनसांग के अनुसार सड़कों पर आवागमन पूर्णतः सुरक्षित नहीं था। हिनसांग स्वयं कई बार चोर डाकुओं के चंगुल में फंस गया था। इस प्रकार प्रश्न 1 गलत है। हिनसांग के अनुसार अपराध अथवा निर्दोष सिद्ध करने के लिए अग्नि, जल, विष आदि द्वारा दिव्य परीक्षाएं ली जाती थी। उसके अनुसार व्यापारिक मार्गों, घाटों, बिक्री की वस्तुओं आदि पर भी कर लगते थे, जिससे राज्य को पर्याप्त धन प्राप्त होता था। हर्ष के दरबार में हिनसांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था? उत्तर होगा उपयुक्त में कोई नहीं। हिनसांग चीन के तांगवंशी शासक ताई सुंग का समकालीन था। इसी के राज्य का नागरिक था। तुर्क आक्रांताओं के भय से ताई सुंग ने अपने नागरिकों के लिए पश्चिम में विदेश यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया था। हिनसांग ने तांग शासकों की राजधानी चंगन से स्वतंत्र रूप से न कि दूत भारतवर्ष के लिए 629 में प्रस्थान किया। लगभग 13 वर्ष के बाद भारत प्रवास के बाद वो वापस चीन पहुंचा। तब सम्राट ने उसके कृत्यों के लिए उसे दंडित करने के बजाय उसका स्वागत किया था और उसे अपना आध्यात्मिक सलाहकार नियुक्त किया था। हिनसांग की भारत यात्रा में भारत के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नगर था। उत्तर होगा मथुरा। चीनी यात्री हिनसांग हर्षवर्धन यानी 606 से 647 के समय भारत में आया था। उसके अनुसार मथुरा उस समय सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था, जबकि वाराणसी रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। हिनसांग बताता है कि थानेश्वर की समृद्धि का प्रधान कारण वहां पर व्यापार था। बाण ने थानेश्वर नगरी को अतिथियों के लिए चिंतामणि भूमि तथा व्यापारियों के लिए लाल भूमि बताया है। यहाँ के निवासी अधिकांशतः व्यापारी थे जो विभिन्न वस्तुओं पर व्यापार करते थे। उज्जैनी तथा कन्नौज भी इस काल में आर्थिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध थे। कौशय शब्द
का प्रयोग किया गया है रेशम के लिए। गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में रेशम के लिए कौशे शब्द का प्रयोग मिलता है। चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? उत्तर होगा डी, नालंदा। 637 में हेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय गया। इस समय यहाँ के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। लगभग 1.5 वर्ष तक नालंदा में निवास करके उसने योग शास्त्र का अध्ययन किया। इसके बाद वो बंगाल, उड़ीसा, धान्य कटक होता हुआ कांची पहुंचा। अपनी यात्रा के दूसरे दौर में हेनसांग पुनः नालंदा आया और वहां से आख्यान दिए। अभी भी भारत में हेनसांग को याद करने का मुख्य कारण है सियूकी की रचना। हेनसांग ने अपनी यात्रा विवरण के ऊपर एक ग्रंथ लिखा जिसे सियूकी कहा जाता है। हेनसांग की इसी रचना के कारण उसे याद किया जाता है क्योंकि इसमें तत्कालीन भारत संबंधी काफ़ी जानकारी उपलब्ध है। चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी? उत्तर होगा सी, हेनसांग। हेनसांग ने भीनमाल की यात्रा की थी। हेनसांग चीनी यात्री था जो कि हर्षवर्धन के समय भारत आया था। इसे यात्रियों का राजकुमार तथा इसकी यात्रा विवरण को सियूकी कहा जाता है। हेनसांग बौद्ध था। चीनी यात्री इसिंग ने बिहार पर भ्रमण किया। लगभग उत्तर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। चीनी यात्री इसिंग ने 671 से 695 जब वो युवक था अपने 37 बौद्ध सहयोगियों के साथ बौद्ध धर्म के अवशेषों को देखने की इच्छा से पश्चात विश्व का भ्रमण करने का निश्चय किया। बाद में उसके साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया तथा अकेले कैंटन नगर से जहाज में बैठकर भारत की यात्रा पर चल पड़ा। वो दक्षिण के समुद्री मार्ग से होता हुआ भारत आया और सुमात्रा होता हुआ चीन वापस लौट गया। निम्नलिखित में से कौन सा उपवाद उत्तर हर्षकालीन स्रोतों से प्रायः उल्लिखित हुंडी के रूप में बताता है? उत्तर होगा विनिमय पत्र। भारत में साख पत्रों का प्रचलन बहुत प्राचीन है तथा इसे हुंडी कहा जाता था। व्यापार में माल का क्रय एवं विक्रय नगद और उधार किया जाता था। यदि माल क्रय अथवा विक्रय नगद होता था तो ऐसी स्थिति में भुगतान तत्काल कर दिया जाता था। दूसरी तरफ यदि व्यापारी उधार लेन देन करता है और सौदों का मूल तुरंत न चुकाकर भविष्य में चुकाता है तो ऐसी स्थिति में भावी भुगतान की समस्या का समाधान साख पत्रांक माल बेचने वाले व्यक्ति को एक निश्चित अवधि में भुगतान का आश्वासन देता है। आधुनिक समय में इन साख पत्रों को विनिमय विपत्र अथवा प्रतिज्ञा विपत्रों के नाम से जाना जाता है। चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नामों से करते हैं? उत्तर होगा यिंतु। प्राचीन कालीन चीनी लेखकों ने भारत का उल्लेख यिंतु तथा थियांतु नाम से किया है। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था? उत्तर होगा मुसलमान। नालंदा विश्वविद्यालय यानी बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क मुस्लिम अधिकारियों द्वारा नष्ट किया गया था। ये भारत में बौद्ध मत के पतन के लिए अंतिम प्रहार के रूप में देखा जा सकता है। भारत में सबसे प्राचीन विहार है? उत्तर होगा विक्रमशिला। दिए गए विकल्पों में बिहार प्रांत में स्थित नालंदा भारत में सबसे प्राचीन विहार है। 5वीं सदी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा स्थित विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया था। सर्वप्रथम कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुद्धगुप्त तथा गतगुप्त तथा बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इसे बिहार में दान दिया था। नालंदा स्थित है बिहार में। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था? उत्तर होगा कन्नौज। गुप्तोत्तर युग में व्यापार का केंद्र उज्जैन से हटाकर कन्नौज हो गया था। उज्जैन का महत्व गुप्त काल में शक विजय के
बाद बहुत बढ़ गया तथा चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसे अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। गुप्तोत्तर काल में हर्ष ने कन्नौज को थानेश्वर के स्थान पर अपनी राजधानी बनाया था। कन्नौज गंगा यमुना दोआब में स्थित होने तथा महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल होने के कारण तीन शक्तियां पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के आकर्षण का केंद्र बन गई। सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता थी। कथन: दूसरा कारण, इस काल में भूस्वामी, मध्यस्थ वर्ग एवं आश्रित कृषक वर्ग अस्तित्व में आया। उत्तर होगा दोनों सही भी है और व्याख्या भी सही है। अगला, चीनी तीर्थयात्री फाहियान ने कनिष्क द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ महाबौद्ध परिषद में भाग लिया। नंबर 2, चीनी तीर्थयात्री हेनसांग हर्ष से मिला और उसे बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी पाया। ना तो एक ना तो दो। चीनी तीर्थयात्री फाहियान गुप्त वंशी शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन में भारत आया था तथा उसने भारत के विभिन्न स्थलों की यात्रा की थी। चीनी तीर्थयात्री हेनसांग ने 629 में तांग शासकों की राजधानी चंगन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया था। हर्ष हेनसांग से मिलने के पूर्व ही बौद्ध धर्म की ओर उन्मुख हो चुका था। हेनसांग से भेंट के बाद उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राजाश्रय प्रदान किया था और वो पूर्ण रूप से बौद्ध बन गया था। फाहियान के भारत भ्रमण का काल केवल 10 वर्ष यानी कि 402 से 412 ईस्वी तक रहा है, जबकि उसकी चीन से कुल यात्रा 399 ईस्वी से 414 तक रही है। हेनसांग का भारत भ्रमण 629 ईस्वी से 645 ईस्वी तक रही है। सिंह का भारत आक्रमण 671 से 695, जबकि अल मसूदी ने 915 से 16 में भारत भ्रमण किया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख हेनसांग, अबूज ईद एवं आलम सूदी तथा अलबरूनी ने किया था। शामपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित थे। उत्तर 1 और 2 दोनों सही है। मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख हेनसांग, अबूज ईद, आलम सूदी तथा अलबरूनी ने किया था। कथन 1 सही है। शामपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित है, ये भी सही है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सामंती व्यवस्था का अनिवार्य तत्व है? अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीति सत्ता और अत्यंत दुर्बल प्रांतीय अथवा स्थानीय राजनीतिक सत्ता, भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय, सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी दास संबंध बनना। बी, केवल 2 और 3। सामंत शब्द का उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र में स्वतंत्र पड़ोसी के अर्थ पे किया जाता है। सर्वप्रथम अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र में इस शब्द का प्रयोग जागीरदार यानी वैसल के लिए किया था। सामंती व्यवस्था का अंकुरण शक कुषाण काल में हुआ तथा राजपूत काल आते आते इस समय में पूर्णतः प्रतिष्ठित हो गया। भारत में सामंती व्यवस्था कुषाण से लेकर राजपूत काल, सल्तनत काल तथा मुगल काल तक प्रशासनिक व्यवस्था का अभिन्न अंग रही। इस व्यवस्था के चरमोत्कर्ष काल में भारत के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक तथा धार्मिक जीवन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। सामंतों के प्रशासन पर बढ़ते प्रभाव के कारण केंद्रीय सत्ता अत्यंत निर्बल हो गई। अपनी शक्ति के लिए सम्राट पूर्णतः सामंतों पर भी आश्रित रहने लगे। सामंतवाद के विकास
के सामाजिक आर्थिक कारण शक कुषाण युग में स्पष्ट होने लगते हैं। इस समय ग्रामों में ग्रामपतियों एवं एक संपन्न वर्ग उठ खड़ा हुआ, जिसकी अधीनता में निर्धन किसानों का वर्ग था। इसके साथ ही विदेशी जातियों के कुलीन शासक वर्ग का स्थान ग्रहण कर लिया। इस प्रकार स्वामी सामंत संबंधों का विकास हुआ। भारतीय सामंती व्यवस्था यूरोपीय सामंती व्यवस्था से भिन्न थी। भारत में भूमि पर राजकीय स्वामित्व पाया जाता है, अर्थात सामंती व्यवस्था से भूमि के नियंत्रण तथा स्थायित्व वाली प्रशासनिक व्यवस्था का उदय हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य के बारे में नहीं है? सी। उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया। शंकराचार्य को शंकर यानी श्री शंकराचार्य के नामों से जाना जाता है। 8वीं शताब्दी में इनका जन्म केरल के एक छोटे से गांव कलाड़ी में हुआ था। शंकराचार्य के समय बौद्धों एवं जैनियों के प्रभाव में आकर हिंदुत्व समाप्त हो जा रहा था। इसी को रोकने के लिए उन्होंने वेदांत पर बल दिया। हिंदू धर्म में इन्हें उत्थानों के प्रयास के लिए सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली थी। वेदों के अध्ययन और संकलन के लिए उन्होंने संपूर्ण भारत की पैदल यात्रा की थी। उनके दर्शन को अद्वैत वेदांत के नाम से जाना जाता है। शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ वर्तमान हिंदू धर्म के पथ प्रदर्शक माने जाते हैं। इनका विवरण श्रृंगेरी यानी कर्नाटक दक्षिण में, द्वारिका गुजरात यानी पश्चिम में, पुरी यानी ओडिशा पूर्व में, ज्योतिर्मठ यानी जोशीमठ उत्तर में। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म हुआ था केरल में। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ हैं? उत्तर होगा श्रृंगेरी, द्वारिका, जोशीमठ, पुरी। उत्तर सी सही होगा। एक बार फिर से, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित हैं? जोशीमठ जो कि उत्तर में है, द्वारिका पश्चिम, पुरी पूर्व और श्रृंगेरी दक्षिण में। निम्नलिखित में से 4 धाम में सम्मिलित नहीं है। उत्तर होगा मानसरोवर। 4 धाम में बद्रीनाथ, द्वारिका, पुरी तथा रामेश्वरम आते हैं, जबकि छोटा 4 धाम में उत्तर में गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ तथा बद्रीनाथ आते हैं। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ उत्तर में केदारनाथ, दक्षिण में श्रृंगेरी, पूर्व में पुरी और पश्चिम में द्वारका है। निम्नलिखित जोड़ों में सुमेलित नहीं है। उत्तर होगा सी। हरिसेन प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता तथा समुद्रगुप्त द्वारा संधि विग्रह सचिव थे, जबकि हर्ष दरबारी कवि बाण भट्ट था, इसलिए अन्य विकल्प सही हैं। तो रवि कीर्ति पुलकेशिन टू, भवभूति कन्नौज के यशोवर्मन और डंडी नरसिंह वर्मन। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि नवरत्नों में से एक थे। हरिसेन समुद्रगुप्त का संधि विग्रह सचिव एवं बाण भट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। सुमेलित करने में भोज धार से संबंधित है। दुर्गावती गोंडवाना, समुद्रगुप्त विदिशा, अशोक उज्जैन से। भीलसा मध्य प्रदेश में, द्वार समुद्र कर्नाटक यानी हलेबीडु और गिरिनगर गुजरात, स्थानेश्वर हरियाणा।